हेलो। सर जो कल बाकी 3 टॉपिक्स रह गए थे सर वो आप स्टार्ट करें। कौन कौन से 3 है वो यार? जफा, कौन कौन से 3 है? सर ये टेक्स्ट डिटर्मिनेशन, ये एक्स ओ एक्स 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 वाई डबल एक्स पैटर्न ऑफ और सेक्स। जी सर ये वाला। चले, पहले ये कर लेते हैं। सेक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्स डिटरमाइनिंग पैटर्न। सेक्स डिटरमाइनिंग पैटर्न। बेटे, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सेक्स सेल्स का पता होना चाहिए। सेक्स सेल्स को हम लोग गैमीट्स भी बोलते हैं, और गैमीट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मेल गैमीट और दूसरे फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को स्पर्म्स कहा जाता है और फीमेल गैमीट को आप लोग एग कहते हैं। ये जो सेक्स सेल्स हैं, गैमीट्स, ये इंडिविजुअल पैदा करता है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट्स पैदा करे उसको कहते हैं होमोगैमेटिक। और ऐसा इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट गैमीट पैदा करे उसको कहते हैं हेट्रोगैमेटिक। ये इंडिविजुअल्स के नाम है, होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक। होमोगैमेटिक वो इंडिविजुअल होगा जो सेम काइंड के गैमीट पैदा करेगा। जैसे ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमन में फीमेल जो है वो आपके पास जो गैमीट्स पैदा करती हैं, एग, उनके गैमीट में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो सारे एक जैसे होते हैं। सो दे आर हीमो हीमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। जबकि ह्यूमन जो मेल है, इसका गैमीट 2 तरह का हो सकता है, या उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा या उसमें वाई क्रोमोसोम होगा, इसलिए वो इंडिविजुअल हेट्रोगैमेटिक कहलाएगा। इसके बाद आपके पास जो हमारे पास सेक्स डिटरमिन करने के लिए पैटर्न्स पाए जाते हैं वो 3 पैटर्न है। उसमें पहला पैटर्न है एक्स ओ वर्सेस एक्स एक्स। ये बुनियादी तौर पर लफ्ज ओ नहीं है, ये एक नलोगैमीट कहलाता है। एक्स ओ, एक्स ओ जो है ये नलोगैमीट जो है वो कहलाता है। ये आपके पास जो इंडिविजुअल पैटर्न है एक्स ओ वर्सेस एक्स एक्स, ये आपके पास पाया जाएगा, किताब में एग्जांपल दी हुई है ग्रास हॉपर, और आपके पास जो प्रोटीन और बग्स हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रास हॉपर होता है, इसमें जो मेल है, इट इज प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ द गैमीट, one gamete having the X chromosome and other gamete having no sex chromosome। एक गैमीट तो आवाज नहीं में, आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो सर आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर। आवाज आ रही है। ओके ओके। आपके पास ये जो ग्रास हॉपर है, ये जो मेल है, मेल ग्रास हॉपर 2 तरह के गैमीट पैदा करेगा। एक गैमीट में सेक्स का क्रोमोसोम होगा और दूसरे में नहीं होगा। जिस गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा उसे कहेंगे नलोगैमीट, और जिसमें सेक्स का क्रोमोसोम है वो सिंपल सेक्स गैमीट या सेक्स सेल कहलाता है। इसी तरह जो फीमेल होगी, वो जो गैमीट पैदा करेगी, उसके गैमीट के अंदर हर गैमीट में एक्स का क्रोमोसोम मौजूद होगा। फीमेल जो है उसके जो गैमीट्स हैं, चूंकि हर गैमीट में एक्स का क्रोमोसोम मौजूद होगा, इसलिए वो होमोगैमिट होगा, होमोगैमेटिक हो जाएगी। और जो आवाज नहीं आ रही। ग्रास हॉपर में कैसे पता चलेगा कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही? ग्रास हॉपर में आपके पास जो है वो मेल हेट्रोगैमेटिक हो गया और फीमेल होमोगैमेटिक हो गई।
अब कोई सा एक मेल गैमीट ले लें, मेल ग्रास हॉपर का। लेट्स सपोज पहले हम ले लेते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, और उधर से एक गैमीट ले लेते हैं फीमेल का, उसमें भी एक्स क्रोमोसोम है। ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो इससे बनेगा जाइगोट, और उस जाइगोट में दो एक्स के क्रोमोसोम हो जाएंगे। वन कम्स फ्रॉम द मेल ग्रास हॉपर एंड अदर कम्स फ्रॉम द फीमेल ग्रास हॉपर। लिहाजा ये जो इंडिविजुअल है इसमें दो गैमीट होने की वजह से ये इंडिविजुअल जो है ये फीमेल हो जाएगा। और अगर मेल का ऐसा मेल ग्रास हॉपर का वो गैमीट ले लें जिसमें सेक्स का क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ से फीमेल का वो गैमीट ले लें जिसमें सेक्स का क्रोमोसोम मौजूद है, तो आपके पास ये दोनों जब फर्टिलाइज्ड होंगे तो इंडिविजुअल जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट के अंदर एक एक्स का क्रोमोसोम मौजूद होगा और दूसरा मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सेक्स का क्रोमोसोम हो गया, इसलिए ये इंडिविजुअल मेल हो जाएगा। ओवरऑल अगर पैटर्न की बात करें तो ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ये ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बात की। अदरवाइज आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का सेक्स को कंट्रोल करने वाला जीन मौजूद नहीं होता। दोज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। और जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स को कंट्रोल करने वाला जीन मौजूद होता है उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये बात याद रखनी है, आपके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, अगर आप किसी भी सेल का कैरियोटाइप बनाएं, अगर आप किसी भी सेल का कैरियोटाइप बनाएं तो उस कैरियोटाइप के अंदर जो लास्ट वाले दो क्रोमोसोम होंगे वो आपके पास जो होंगे वो सेक्स के क्रोमोसोम होंगे। मेल के अंदर सेक्स के दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक मुख्तलिफ होते हैं शेप्स में, मॉर्फोलॉजी में। मेल के अंदर सेक्स के दोनों क्रोमोसोम मुख्तलिफ होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो है सेक्स के दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन अब आप यहां जब आप बात करेंगे ग्रास हॉपर वाली, तो इस ग्रास हॉपर में थोड़ा सा डिफरेंस ये पाया जाता है कि इसमें जो मेल और फीमेल हैं उनके क्रोमोसोम्स के अंदर फर्क है। जो आपके पास मेल है उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम 23 हैं, और जो आपके पास फीमेल ग्रास हॉपर है उसमें टोटल क्रोमोसोम 24 हैं। ऑटोसोम्स की तादाद मेल और फीमेल दोनों में इक्वल है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स की तादाद मेल के अंदर सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिहाजा जब गैमीट्स बनेंगे तो फीमेल के जितने भी गैमीट्स होंगे सबके अंदर सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा ग्रास हॉपर के केस में, और मेल के जब गैमीट बनेंगे तो एक में अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो दूसरे में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। क्लियर है जी? हेलो? यस सर, ठीक है। ओके। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो दूसरा जो पैटर्न है ये पाया जाता है, इस पैटर्न को कहते हैं एक्स वाई। अच्छा लेसन, एक और बात भी शुरू में बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने ये सेक्स का पैटर्न लिखना है तो जो पहला पेयर होगा वो मेल की रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे एक्स ओ, ये आपके पास एक्स नलो इसे कहते हैं वैसे, एक्स नलो ये मेल की है और एक्स एक्स आपके पास जो है फीमेल ग्रास हॉपर के लिए। इसी तरह जो दूसरा पैटर्न है, इट इज एक्स वाई वर्सेस एक्स एक्स, XY versus XX. This will be a sex determining pattern present into the human. ये ह्यूमन में पाया जाता है, और एज वेल एज सेम काइंड ऑफ द सेक्स पैटर्न इज शेयर्ड बाय द ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला के अंदर भी आपके पास पाया जाता है। अच्छा, इसमें ये याद रखना है कि सबसे पहले हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स की तादाद और सेक्स क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है। दैट विल बी 44 आपके पास ऑटोसोम्स होंगे और दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे। हम लोग ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल में जो सेक्स का पेयर होता है उसे कहते हैं एक्स वाई, और ह्यूमन फीमेल के अंदर जो सेक्स का पेयर होता है उसे कहते हैं एक्स एक्स। जब आपके पास मियोसिस होगी और मियोसिस के दौरान ह्यूमन मेल में गैमीट्स बनेंगे तो जो दो गैमीट बनेंगे उनमें से एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरे गैमीट में वाई क्रोमोसोम होगा इन द केस ऑफ मेल।
इसी तरह जब फीमेल के अंदर मियोसिस होगी और तब जो गैमीट बनेंगे तो दोनों गैमीट जो होंगे फीमेल के, उन दोनों में एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। अगर मॉर्फोलॉजिकली आप देखेंगे तो फीमेल के दोनों गैमीट एक जैसे हो गए, इसलिए फीमेल इज कॉल्ड एज होमोगैमेटिक। और मेल के दो गैमीट जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गए, क्योंकि एक में एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे में वाई क्रोमोसोम है, तो वो आपके पास जो होंगे हेट्रोगैमेटिक होंगे। अब जब फर्टिलाइजेशन की बारी आएगी तो उसमें जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलके एक्स और एक्स का पेयर बनाएगा, लिहाजा इंडिविजुअल का जो जेंडर बनेगा वो फीमेल होगा। और मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स के साथ मिलके एक्स और वाई का पेयर बनेगा, लिहाजा जो इंडिविजुअल बनेगा उसका जेंडर मेल हो जाएगा, उसका जेंडर मेल हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे ह्यूमन के अंदर मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है। सिमिलरली ड्रोसोफिला के अंदर भी यही पैटर्न पाया जाता है एक्स वाई वाला, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद में फर्क है। क्रोमोसोम की जो आपके पास तादाद है उसके अंदर जो है वो फर्क है। ड्रोसोफिला के सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। उनमें से 6 ऑटोसोम्स होते हैं मेल में भी और 6 ही ऑटोसोम होते हैं फीमेल में, जबकि आखिरी वाले जो 2 हैं वो आपके पास पेयर बनाते हैं सेक्स का, वो ड्रोसोफिला में भी। और इसी तरह ड्रोसोफिला मेल के अंदर जो मेल है उसके दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई में मुख्तलिफ होते हैं, और जो ड्रोसोफिला फीमेल होती है उसके दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तीसरा पैटर्न जो है, इस पैटर्न को आप कहते हैं एक्स एक्स वर्सेस एक्स वाई। ये वाला जो पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न प्रेजेंट आपके पास जो है इनटू द बर्ड्स। ये परिंदों में पाया जाता है, और परिंदों में जो मेल होता है उसके सेक्स के दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, लिहाजा वो जब भी गैमीट बनाएगा वो होमोगैमीट बनाएगा। और फीमेल जो होती है उसके सेक्स के दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा फीमेल के जो गैमीट बनेंगे वो हीट्रो गैमीट बनेंगे। अब आपके पास मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिलेगा, तो जाइगोट में एक्स और एक्स इकट्ठे होने की वजह से इंडिविजुअल विल बी मेल, और अगर मेल का एक्स फीमेल के वाई से मिलता है तो फिर इंडिविजुअल जो होगा दैट विल बी अ फीमेल। बुनियादी तौर पे आपके पास पहले सेक्स पैटर्न में एक्स नलो वर्सेस एक्स एक्स, और दूसरे सेक्स पैटर्न में एक्स वाई वर्सेस एक्स एक्स में जो हीट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल हैं वो मेल हैं, और मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमिन द जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल। जबकि बर्ड्स का जो केस है उस केस के अंदर जो है वो आपके पास जो फीमेल है वो हीट्रोगैमेटिक होती है, और फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमिन द जेंडर। अच्छा, अब जो काम की बात इसमें आपको कंफ्यूज कर रही है वो ये कर रही है कि जो आपके पास सेक्स डिटरमाइनिंग पैटर्न दिया हुआ है आपकी किताब में, जब आप बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की, तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन का जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को समझने के लिए मैं बेसिक 4 पॉइंट आपको बताता हूं, वो आपके ज़हन में रहने चाहिए। नंबर 1, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो याद रखना है किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करने के लिए इन द केस ऑफ ह्यूमन ऑटोसोम्स का कोई रोल नहीं होता। नो रोल ऑफ ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स का कोई रोल नहीं है इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करने के लिए। यहां पे रोल होगा एक्स और वाई का। जब एक्स और वाई का कंपैरिजन करते हैं तो ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड जीन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज SRY जीन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। इस SRY जीन की वजह से जो वाई क्रोमोसोम होता है वो एक्स पे डोमिनेट करता है, एक्स पे डोमिनेट करता है। लिहाजा जब भी एक्स और वाई का पेयर बनेगा इंडिविजुअल में, तो एक्स और वाई दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम हैं, लेकिन SRY जीन वाई क्रोमोसोम पे होने की वजह से ये डोमिनेट करेगा एक्स के ऊपर, लिहाजा इंडिविजुअल का जेंडर मेल हो जाएगा। और जब दोनों एक्स इकट्ठे होंगे तो दोनों को एक जैसे ही हैं, एक्स जो है लीड्स टुवर्ड्स द फीमेल, लिहाजा इंडिविजुअल जो होगा वो फीमेल होगा।
आपके पास यहाँ अगर हम बात करें एबनॉर्मेलिटी की, एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है जब आपके पास नॉन डिसजंक्शन होती है। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम्स जो हैं दे फेल्स टू सेग्रीगेट, ये फेल हो जाएं सेग्रीगेट अलग अलग होने में, जिसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल ना हो, राइट? Chromosome fails to segregate, so equal distribution of chromosome is not possible during Manaphase or the telophase stage of meiosis। तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से आपके पास जो फिनोमिनन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। अब आपके पास एक नॉन डिसजंक्शन आ गई कि एक ऐसा इंडिविजुअल पैदा हो गया जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है और उसका काउंटर पार्ट मौजूद नहीं है। अब काउंटर पार्ट ना होने की वजह से, दो सेक्स के क्रोमोसोम ना होने की वजह से डेफिनेटली इंडिविजुअल सिंड्रोम की तरफ चला जाएगा। अब चूंकि इसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम है और वो एक्स है, तो एक्स लीड करता है टुवर्ड्स द फीमेल, लेकिन पार्टनर ना होने की वजह से ये फीमेल नॉर्मल की बजाय जो होगा, ये फीमेल आपके पास जो है एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसे आप डाउन सिंड्रोम कहते हैं, एबनॉर्मल। क्योंकि इसके पास नॉर्मल सेक्स के लिए दो सेक्स के क्रोमोसोम का होना जरूरी है, या वो एक्स एक्स होने चाहिए या वो एक्स वाई होने चाहिए। लेकिन ये जो पहला केस है इसमें हमारे पास, मैं ह्यूमन का केस डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपके पास सिर्फ एक एक्स का क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। ऑटोसोम्स यहाँ मौजूद हैं लेकिन ऑटोसोम्स का कोई रोल नहीं है सेक्स के डिटरमिन में, लिहाजा एक्स फीमेल की तरफ माइल करेगा, लेकिन दूसरा पेयर ना, पार्टनर ना होने की वजह से वो एबनॉर्मल फीमेल डेवलप नहीं होगी, इसलिए वो आपके पास जो है एबनॉर्मल फीमेल आएगी। और इसी तरह अगर आपके पास नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में एक ऐसा इंडिविजुअल पैदा हो जाए मैन के केस में जहां दो एक्स और एक वाई हो जाए, तो मैंने कहा कि वाई के ऊपर SRY जीन होने की वजह से ये मुकम्मल तौर पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेट करता है, चाहे एक्स एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। लेकिन यहाँ चूंकि दो एक्स के क्रोमोसोम आपके पास मौजूद हैं और एक वाई हो गया, तो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए सेक्स का पेयर होना चाहिए, दो क्रोमोसोम होने चाहिए, तीन नहीं होने चाहिए। नतीजतन आपके पास यहाँ जो इंडिविजुअल होगा वो एबनॉर्मल होगा, सिंड्रोम्ड होगा, लेकिन ये एबनॉर्मेलिटी में लीड्स टूवर्ड्स द मेल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा जो SRY जीन है उसकी वजह से ये मेलनेस में चला जाएगा इन द केस ऑफ ह्यूमन। जबकि अगर आप ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला में भी अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए और आपके पास एक्स के साथ दूसरा पार्टनर मौजूद ना हो, तो फिर आपके पास यहाँ क्या चीज है, यहाँ आपने ज़हन में रखना है कि ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम के ऊपर किसी किस्म का SRY जीन मौजूद नहीं होता, लिहाजा ड्रोसोफिला में एक्स और वाई जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, इनका पल्ला बराबर होता है, वेटेज बराबर होती है। हाँ, यहाँ ऑटोसोम्स प्लेज द रोल टू डिटरमिन द जेंडर एंड ऑटोसोम्स फेवर्स द वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स वाई को फेवर करेंगे। अब अगर हम आ जाएं, एक ऐसा इंडिविजुअल है ड्रोसोफिला में जिसमें ऑटोसोम्स मौजूद हैं लेकिन एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, साथ दूसरा पार्टनर मौजूद नहीं है। एक्स क्रोमोसोम में लीड्स टुवर्ड्स द फीमेल, एक्स क्रोमोसोम फीमेल की तरफ जाएगा, लेकिन नॉर्मल होने के लिए पार्टनर का होना चाहिए था और पार्टनर यहां कोई भी नहीं है, तो यकीनन एबनॉर्मेलिटी आ गई, एबनॉर्मेलिटी आ गई। अब ये एबनॉर्मेलिटी में मेल बनेगा या फीमेल? असूली तौर पे इसे फीमेल बनना चाहिए एक्स की वजह से, लेकिन यहाँ ऑटोसोम्स इंटरफियर करेंगे और ऑटोसोम्स उस नॉर्मेलिटी को डिस्टर्ब करेंगे। नतीजतन चूंकि ऑटोसोम फेवर कर रहे होते हैं वाई को, तो ये एबनॉर्मेलिटी जो है ये मेलनेस की तरफ जाएगी। और आपके पास अगर एक्स और वाई के साथ ऑटोसोम इन ड्रोसोफिला इकट्ठे हो जाएं, तो अब वाई को फेवर करेंगे ऑटोसोम, जेंडर जाएगा आपके पास मेल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ दो एक्स के क्रोमोसोम है और वो दोनों एक्स क्रोमोसोम मिल के वाई के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई की वेटेज यहाँ बराबर है, दो एक्स मिलके वाई के ऊपर डोमिनेट करेंगे, लिहाजा यहाँ जो इंडिविजुअल बनेगा वो एबनॉर्मल फीमेल बनेगा।
क्लियर है जी? आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अगर आप टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है? आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा जी, आगे चलिए जी। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक बताएं, टॉपिक। एक सवाल और था आपके पास कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बता दें। ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, इसको दूसरे लफ्जों में क्रॉस ओवर भी कहा जाता है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बुनियादी तौर पे रेशो है, एंड इट इज द रेशो बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट्स ओवर द सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? जब आपके पास क्रॉसिंग ओवर में रीशफलिंग ऑफ जीन होती है, तो उस रीशफलिंग ऑफ जीन के नतीजे में ऐसा क्रोमोसोम्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसे गैमीट्स डेवलप हो जाते हैं जो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं। रीशफलिंग ऑफ जीन की वजह से ऐसे गैमीट्स का पैदा हो जाना जो कि अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हो, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। अब आपके पास जब मियोसिस हो रही होती है, तो वहां पे पॉसिबल है कि कुछ ऐसे जीन्स हों जिनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर जो हो गई हो, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होगी। लिहाजा जब ये मियोसिस कंप्लीट होगी और एट द एंड ऑफ डिसजंक्शन हो जाएगा, क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में जो गैमीट्स पैदा होंगे उनको देखना पड़ेगा। अगर वो गैमीट्स अपने पेरेंट्स की तरह के हैं तो उन्हें पेरेंट लाइक कहेंगे, लेकिन अगर वो रीशफलिंग की वजह से अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हो गए तो उनको रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे। उन रिकॉम्बिनेंट्स को आप गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, काउंट करके आप उनकी परसेंटेज निकालते हैं। जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो वो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बन जाता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद है, परसेंटेशन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल दिया जाता है। और ये जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं बिटवीन द टू लिंक्ड जीन, दे कैन बी कैलकुलेटेड। इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये मिलता है जैसे टेस्ट क्रॉस की सूरत में। आपके पास जो इंडिविजुअल होता है, अगर उसको उसके डबल रिसेसिव पार्टनर के साथ, यानी एक जीन नहीं, दो जीन्स के साथ अगर उसको क्रॉस करवाया जाए, तो फिर आपके पास जो है वो क्रॉस जो होता है वो कहलाता है बैक क्रॉस। दोबारा बता रहा हूं, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें आप क्रॉस करें उस इंडिविजुअल को उसके पेरेंट्स में किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ जो डबल होमोजाइगस रिसेसिव हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद है तो मैं आपको याद करा दूं कि आपके पास एक इंडिविजुअल है, आर कैपिटल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल और वाई स्मॉल। इस इंडिविजुअल के अंदर दो जीन है, एक उसकी शेप को डिटरमिन कर रहा है और दूसरा उसके कलर को। अब आपने इसका बैक क्रॉस करना है, तो आप इसको क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। अब स्मॉल आर और स्मॉल वाई में दो जीन हो गए। एक आपके पास जो है वो जो है रिंकल्ड शेप का है, और दूसरा आपके पास ग्रीन कलर का है। दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल को उसके डबल होमोजाइगस रिसेसिव पार्टनर के साथ क्रॉस करवाया जाए, तो वो क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। और उस बैक क्रॉस के नतीजे में यू हैव सीन द रिकॉम्बिनेंट्स। अगर आपके पास पेज नंबर बुक है और उस पर अगर आप खोल लें पेज नंबर 183, वहां इंडिविजुअल बना हुआ है ए कैपिटल, ए स्मॉल, बी कैपिटल, बी स्मॉल। इंडिविजुअल है।
इसको आपने क्रॉस करवाना है ए स्मॉल और बी स्मॉल के साथ। जब आप क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस करवाने के लिए यकीनन आपको गैमीट बनाने पड़ेंगे, तो ए कैपिटल ए स्मॉल, बी कैपिटल बी स्मॉल वाली जो पॉसिबिलिटी है, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि एक ऐसा गैमीट बने जिसके अंदर ए कैपिटल और बी कैपिटल हो, एक ऐसा बन जाए जिसमें ए कैपिटल और बी स्मॉल हो, एक ऐसा बन जाए जिसमें ए स्मॉल और बी कैपिटल हो, और एक ऐसा बन जाए जिसमें ए स्मॉल और बी स्मॉल हो। जबकि आपके पास जो दूसरा है उसमें एक ही तरह के 4 बन सकते हैं, और वो होंगे ए स्मॉल और बी स्मॉल। अब आप पहले इंडिविजुअल को देखें तो उसमें जो आपने गैमीट बनाए हैं वो 4 गैमीट हैं, और उसमें से 2 ऐसे हैं, सेंटर वाले 2 ऐसे हैं जो आपके पास पेरेंट्स से डिफरेंट हैं। These different gametes are called as recombinants. अगर ये रिकॉम्बिनेंट्स गैमीट्स हैं और आगे जो इंडिविजुअल जो ये मिलके बनाएंगे तो फिर वो इंडिविजुअल भी रिकॉम्बिनेंट बनेगा। और ये रिकॉम्बिनेंट निकाल के फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, जिसे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या क्रॉस ओवर कहते हैं। उस क्रॉस ओवर के बाद आप उसका परसेंटेज डिटरमिन करते हैं, और ये परसेंटेज जो है ये आप जब डिटरमिन करते हैं तो इस परसेंटेज की मदद से हमें ये पता चलता है कि कल भी आपको बताया था कि एक जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक से ज्यादा जीन होते हैं। एक जीन का दूसरे जीन के साथ फासला कितना है, एक जीन का दूसरे जीन के साथ फासला कितना है, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन on the same chromosome is called as ये फाइंड आउट करने के लिए, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बेटे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें। जी, एनी क्वेश्चन? ये मैं देख रहा था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गई। क्वेश्चन है, आपने बोला था कि वाई पर SRY जीन होता है तो ह्यूमंस में XXY में फीमेल क्यों नहीं होता? तो बेटे ही आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ह्यूमन के अंदर जब XX और Y हो जाएगा तो Y के ऊपर SRY है। इस SRY की वजह से मैंने आपको बताया कि ह्यूमन फीमेल के अंदर SRY की वजह से Y क्रोमोसोम X के ऊपर डोमिनेट करता है, दोनों की रेशो बराबर नहीं है। अगर X क्रोमोसोम का एक हिस्सा होगा तो उसके मुकाबले में Y के 2 हिस्से होंगे। तो जितने मर्जी X क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएं, जितने मर्जी X क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएं, अगर उनके साथ एक Y का क्रोमोसोम पेयर्ड अप हो जाता है तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। वो Y जो है वो उन सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर डोमिनेट करेगा। इस वजह से ह्यूमन में ये जो XXY वाला है ये आपके पास मेल बनेगा। ठीक है जी। फिर आगे एक सवाल आया, उसमें आपने बोला पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं। सो यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दैट के आपके पास बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं। ऐसे ट्रेट्स जो होते हैं उन ट्रेट्स को पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। Those traits which are controlled by more than one gene are called as polygenic traits. उन जीन्स को कहेंगे पोलीजीन्स। और ये ट्रेट्स जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, इन ट्रेट्स की मुंतकली को आप कहते हैं पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन ट्रेट्स की मुंतकली को कहते हैं पोलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। इसी के साथ आपको एक और पॉइंट भी कल बताया था, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। इफ द पॉलीजेनिक ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट, अगर पॉलीजेनिक ट्रेट है और उसके ऊपर इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उस ट्रेट को फिर आप मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल सुने, आपका स्किन कलर है, इसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं।
अब वो जीन आपका स्किन कलर जो है वो ब्लैक बना दें, वाइट बना दें, ऑफ वाइट बना दें, सांवला बना दें, जो भी है वो बनाएंगे। लेकिन हम जब धूप में निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, धूप की वजह से तो रंग काला हो जाएगा। तो फिर हमारा वो पॉइंट कहाँ गया कि हमारा तो स्किन कलर का ट्रेड जो था उसको जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी आपको बताया कि जनाब वो स्किन कलर को जीन्स ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। तो ऐसा ट्रेट जो पॉलीजेनिक हो और अगर उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आ जाए तो उसे आप कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट, और उस ट्रेट की इनहेरिटेंस जो होती है वो कहलाती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है जी, इसमें स्किन कलर की एग्जांपल आप ले सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नीचे आया हुआ है, दैट विल बी जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया क्या चीज है पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको। हीमोफीलिया इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड ऑफ द पेशेंट फेल्स टू क्लॉट। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कट लग जाता है, और जब आपके पास कट लगता है तो कट लगने के बाद थोड़ी देर के बाद उस जगह के ऊपर ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है। और जब खून जम जाता है तो वो एक नॉर्मल सी चीज है। ये खून के जमने के अंदर आपके ब्लड के अंदर बुनियादी तौर पे क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स ये प्रोटीन्स होती हैं। जहां प्रोटीन का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब है प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जीन। अब एक जीन है, उसने एक प्रोटीन पैदा की है, वो प्रोटीन आपके ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। आप यूं समझ लें कि जब ब्लड क्लॉट हो रहा होता है तो उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ईंटों का काम कर रहे होते हैं, और उसमें फिब्रिन जो होती है वो सीमेंट का काम कर रही होती है, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होने चाहिए। अब अगर जीन में म्यूटेशन हो गई, यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, तो वो जीन ये क्लॉटिंग फैक्टर पैदा नहीं करेगा। और जब ये क्लॉटिंग फैक्टर पैदा नहीं होगा तो नतीजतन आपके पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो फिर वो जब कट लगेगा तो नतीजतन ब्लड फ्लो करता रहेगा, बहता रहेगा। अल्टीमेटली आप अनिमिक हो जाएंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड। इस कंडीशन को कहते हैं हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया बेटे तीन तरह का है। वन इज हीमोफीलिया ए, अदर इज हीमोफीलिया बी, थर्ड वन इज हीमोफीलिया सी। ये जो आपके पास हीमोफीलिया ए है, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। आपके पास जो हीमोफीलिया बी है, इट इज ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। और आपके पास जो हीमोफीलिया सी है, इट इज ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। आपके पास जो हीमोफीलिया ए है, इसके अगर आप अपनी सोसाइटी में या मूव करके पेशेंट देखें तो 80% लोग जो कैरियर होते हैं, जो जिनको ये डिजीज होती है हीमोफीलिया, वो ए वाली होती है। 20% को हीमोफीलिया बी होता है और 1% को हीमोफीलिया सी होता है। अब यहाँ जेनेटिक बेसिस की बात की गई तो इसको जरा सुन लें। हीमोफीलिया ए और बी जो है, इनके जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं 8 और 9, उनको जो प्रोड्यूस करने वाला जीन है वो मौजूद है आपके पास सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। जबकि हीमोफीलिया सी जो है, इसका जो क्लॉटिंग फैक्टर है जो है 11, उसको प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो आपके पास मौजूद होता है ऑटोसोम्स में। लिहाजा ऑटोसोम्स के अंदर तो ये बहुत बहुत ही माइनर और बहुत कम है। हम लोग हीमोफीलिया ए और उसकी बी की बात करते हैं तो हीमोफीलिया ए 80% है और हीमोफीलिया बी जो है वो 20% है। एंड इट इज अगेन इट इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। यार अब यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी एक और बात भी सुन लें। आपके पास कुछ ट्रेट्स होते हैं कि उनके जो कंट्रोलिंग जीन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन सेक्स chromosomes. There are certain traits whose controlling genes are present on sex chromosomes. These traits are called as sex linked traits. उन traits को आप sex linked trait कहते हैं। अब सेक्स लिंक ट्रेट्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। अब पता नहीं वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है या वो जीन आपके पास वाई क्रोमोसोम पे मौजूद है। अगर वो एक्स पे मौजूद है तो उसे कहेंगे एक्स लिंक्ड, और अगर वो वाई पे मौजूद है तो उसे कहेंगे वाई लिंक्ड।
अब अगर एक जीन एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है तो अब आपको पता है कि एक जीन के दो अलील होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो आपने देखना है कि ट्रेट जो है अगर उसका जीन एक्स क्रोमोसोम पे है और वो डोमिनेंट हालत में मौजूद है तो वो होगा एक्स लिंक डोमिनेंट। और अगर ट्रेट अपीयर हो रहा है ड्यू टू द जीन प्रेजेंस ऑन एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम पे वो जो जीन है जिसको अलील कहा जाता है वो रिसेसिव फॉर्म में है तो वो होगा एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। इसी तरह अगर डोमिनेंट जीन वाई क्रोमोसोम पे मौजूद है उसे कहेंगे वाई लिंक डोमिनेंट, और अगर रिसेसिव मौजूद है तो उसे कहेंगे वाई लिंक रिसेसिव। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, नंबर एक। नंबर दो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कभी भी आपके पास डायरेक्ट बाप से, फादर से सन में मुंतकिल नहीं होते। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हमेशा जिग जैग पैटर्न से मुंतकिल होते हैं, बाप से पहले बेटी में जाएंगे और बेटी से ये आपके पास जो है वो आगे फिर मैटरनल ग्रैंड सन के अंदर जाएंगे, उसमें जाएंगे। इस पैटर्न को कहते हैं जिग जैग पैटर्न। और एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हमेशा मेल में ज्यादा होते हैं और फीमेल के अंदर जो है वो आपके पास कम होते हैं। ठीक हो गया। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया बोथ आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीएससी के वाले से भी, एंट्री टेस्ट के वाले से भी। तो ये आपको एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हो गए। इसके बाद कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं वो जो एंड पे एक डेफिनेशन दी हुई थी, सेक्स लिंक ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ऐसे ट्रेट्स जो किसी एक जेंडर तक महदूद हो, दूसरे जेंडर में वो मौजूद ना हो, तो उन्हें कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट। दोज ट्रेट्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली वन सेक्स। फॉर एग्जांपल ये जो बड़ी मूंछों को ना, या ये जो आपके पास मिल्क प्रोडक्शन है, ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड है। मिल्क प्रोडक्शन इज द करेक्टर ऑफ द फीमेल, और बियर्ड और मस्टचेस ये मोर कॉमन है इनटू द मेल। इसी तरह सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ऐसे ट्रेड्स होते हैं which are present into both sexes but more common in one। जो पाए तो दोनों सेक्सेस में जाते हैं लेकिन मोर कॉमन इन वन, लेकिन किसी एक में जो है वो ज्यादा कॉमन होंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। जैसे गंजापन है वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में बहुत नुमाया हो जाता है और फीमेल में आपके पास कम होता है। दैट इज कॉल्ड एज। उसके बाद आगे चलें तो ये जो स्क्रीन पे मुझे क्वेश्चन नजर आ रहा है, हीमोफीलिया हो गया आपके पास। उसके बाद आ गया जनाब जेनेटिक बेसिस ऑफ स्किड आ गया। समी का क्वेश्चन है, समी कुछ छुट्टियों पे था ना उन दिनों में जब मैं पढ़ा रहा था, तो क्लास में नहीं था। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? जब आप बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो आपने एक सेल में से जीन को आइसोलेट करना होता है, और आइसोलेट करके आपने उसको किसी दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफरिंग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए आपको उस जीन को कट करना पड़ता है। कट करने के लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस फाइंड आउट करके उसको एक खास जगह से कट कर देते हैं। राइट आपके हाथ में एक पॉइंटर है जो कि जिसकी कैप लगी हुई है, इसको खींच के ओपन कर लें तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग हो गया, कैप अलग हो गई और पॉइंटर अलग हो गया। तो दो किनारे नजर आ रहे हैं, एक जिस तरफ से वो टिप है जिस पे आप लिखते हैं, और दूसरी वो टिप है जो आपके कैप की है। तो जिस जगह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जीन को कट किया है वहां जो दो एंड्स बनेंगे, उन एंड्स को कहते हैं स्टिकी एंड्स। उन एंड्स को कहते हैं स्टिकी एंड्स। राइट। और जब डीएनए का स्ट्रैंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट होता है, तो कट होने के बाद आपके पास 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक रिवर्स सीक्वेंस अपीयर होता है। वो जो रिवर्स सीक्वेंस होता है, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, उनके ऊपर जो सीक्वेंस अपीयर होगा उस सीक्वेंस को आप कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपकी किताब का अगर सहारा ले लें तो आपने अगर इसको देखना है तो बायोटेक्नोलॉजी का मेरे ख्याल जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है ना, उसके दूसरे पेज के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है।
उसमें डीएनए के आपको 2 स्ट्रैंड्स दिखाए गए होंगे, अगर आप उनको देखेंगे, और वो 2 स्ट्रैंड्स जब कट होके अलग अलग हुए, तो आपके पास अलग अलग होने से वो न्यूक्लियोटाइड आपने देखने हैं जो एक दूसरे के साथ पेयर्ड अप नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे तो उसमें मेरा ख्याल है वो सीक्वेंस आपको नजर आएगा, ऊपर वाले स्ट्रैंड में ए और टी 4 न्यूक्लियोटाइड ये हैं, और नीचे वाले स्ट्रैंड में भी इसी तरह ए और टी ये 4 हैं। पहले ए और टी शुरू में है और टी बाद में है, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर ए शुरू में और टी बाद में। तो ये रिवर्स सीक्वेंस है, यानी अपोजिट चल रहा है। तो बहरहाल इतना शॉर्ट बता दूं कि जब आप डीएनए को कट करते हैं, कट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो कटिंग के बाद जिन पॉइंट से कट किया जाता है, वो जो सेपरेट 2 पॉइंट्स अलग अलग हो गए, उनको स्टिकी एंड्स कहते हैं। और उन स्टिकी एंड्स को गौर से देखें तो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड का एक रिवर्स सीक्वेंस मिलता है, जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ गया जनाब स्किड, आ गया सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपके पास जो है बायोटेक्नोलॉजिकली ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मेरे और आपके पास इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको इम्यून सेल्स कहते हैं, जो मेरी और आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं। इनमें आपके पास जो लिम्फोसाइट्स हैं, खासतौर पर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, इन टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को काम करना है तो मैच्योर होना पड़ेगा। इनको मैच्योर होने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडीए, एडिनोसिन डी अमाइनेज। एडिनोसिन डी अमाइनेज दैट इज एन एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन कौन पैदा करता है? जीन पैदा करते हैं। तो आपकी और मेरी बॉडी के अंदर एक जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एडीए। वो जो एडीए है वो हेल्प करता है मेरे और आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में। और अब आप पीछे आ जाए, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गई तो एडीए पैदा नहीं होगा। एडीए पैदा नहीं होगा तो आपके पास जो टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर नहीं होंगे। जब वो मैच्योर नहीं होंगे तो फिर आपके पास इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो एस स्टैंड्स फॉर सीवियर, शदीद किस्म की, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी, कम हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर बहुत सारी बीमारियां एक ही वक्त में आ जाती हैं, तो वो मल्टीपल डिसऑर्डर आपके पास डेवलप हो जाएगा, जिसको इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। ये हो गई स्किड। उसके बाद है जनाब, कुछ लोगों को मैसेज का ओपिनियन नहीं आ रहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, हुज़ैफा से राब्ता कर लें, आप खुद समझदार हैं। फिर प्लाज्मेटा फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दें बेटे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सिनेप्सिस स्टेज पे जब पेयर अप होते हैं, तो मैंने कल कहा था क्रॉसिंग ओवर के लिए 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं। वो पॉइंट जिस पे 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं और एक्स लिंक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मेटा। X shaped structure that is formed due to the linkage of the 2 non-sister chromatids of homologous chromosome is called as प्लाज्मेटा। ठीक हो गया। और प्लाज्मेटा का हो गया। ये नीचे क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन लॉन्ग क्वेश्चन है, कल पे रख लें इसको। डोमिनेंस रिलेशन समझा दें, जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ओके जी, जो तो लंबे लंबे टॉपिक है, पूरा पूरा टॉपिक चलेगा। ये एक छोटा सवाल है जिसमें आपको साथ शेयर कर लेता हूँ कि डोमिनेंस रिलेशन क्या होते हैं। आपके पास बेटे जब 2 मुख्तलिफ अलील इकट्ठे होते हैं तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर अनदर अलील, physiological effect of one allele over another allele is called as dominance। ये 4 तरह की होती है। नंबर 1 आपके पास कंप्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नंबर 3 को डोमिनेंस, नंबर 4 आपके पास जो है वो ओवर डोमिनेंस। अब जब मेंडल की जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, जो क्लासिकल जेनेटिक्स है उसमें सिर्फ एक ही तरह की डोमिनेंस थी, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट डोमिनेंस।
उसमें क्या होता था कि वो आपको एक छोटी सी एग्जांपल सबने पढ़ी हुई है कि जब टी कैपिटल और टी स्मॉल दो इकट्ठे होते थे, दो मुख्तलिफ अलील हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक बात आपने याद रखनी है कि डोमिनेंस के रिलेशंस जो हैं वो हमेशा आपको मिलेंगे कब आपने अप्लाई करने हैं, कंडीशन हेटेरोजाइगस होगी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है फॉर एग्जांपल टी कैपिटल और टी स्मॉल, इसमें टी कैपिटल अलील हमेशा टी स्मॉल पे डोमिनेट करेगा। नतीजतन व्हेन an allele is completely dominant over another allele, over its partner allele, so that kind of जो है रिलेशनशिप, इसको आप कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। और मेंडल ने जो आपको जितने लॉज पढ़ाए ये सारे के सारे जो हैं कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक और एग्जांपल आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें वो एग्जांपल देता है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि व्हेन द टू डिफरेंट अलील कोएग्जिस्ट नेवर द अलील बी एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, दोनों में से कोई भी अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फूल है, वो रेड एंड व्हाइट कलर का, रेड कलर के लिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर, और व्हाइट कलर के लिए आपके पास स्मॉल आर और स्मॉल आर है। तो आपके पास जब ये एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर इकट्ठा हो तो मेंडल के मुताबिक ये कलर जो होता है ये रेड होना चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ कलर रेड की बजाय जो है वो पिंक आ जाता है। तो इट वाज एन एग्जांपल एक्सप्लेन्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट, और इसको आपने 4 o'clock प्लांट की ये एग्जांपल है, उसमें रेड और व्हाइट को कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास रेड कलर आना चाहिए क्योंकि रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे आपके पास पिंक कलर आ गया, यानी ना तो कैपिटल आर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया ना स्मॉल आर ने। तो जब दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है वेटेज दोनों की बराबर है, तो फिर आप कैपिटल और स्मॉल में नहीं जाते, दोनों के सिंबल अलग करें। तो हमने R1 R2 लिख दिया था। अब ये देखना था कि शायद ये पिंक कलर जो है ये आपके पास किसी म्यूटेशन का नतीजा है, और अगर ये म्यूटेशन का नतीजा होता तो फिर आपके पास पिंक कलर को जब आप फ्यूचर में F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं तो सारे के सारे पिंक कलर आने चाहिए, लेकिन वहां पे रेड और व्हाइट का दोबारा से अपीयर हो जाना, वो पता लगता है कि ये आपके पास जो है वो म्यूटेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नतीजा है। सर बेजाद की क्लास का टाइम हो गया, आप अपने इसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी कल। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यू। और हुजैफा इनसे Okay, sir. राब्ता कर लो, अगर क्लास को जल्दी करना है 12 बजे तो हम ज्यादा टाइम ले सकते हैं, या लेट नाइट से भी प्रिपेयर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू।